सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री को लेकर। आप सभी को पता है मैंने ज्योग्राफी पूरी डाल दी है, मैंने पॉलिटी पूरी डाल दी है, मैंने करंट अफेयर पूरी डाल दी है। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री को लेकर, इसके अलावा मैंने साइंस भी डाल दी है। आज हिस्ट्री को लेकर बात करेंगे और हिस्ट्री का एक कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, यानी वो चुनिंदा क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो बिना टाइम गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो को लाइक कर देना और प्यारी सी कमेंट क्लास के बाद छोड़कर जाएंगे। देखिएगा कम समय में ज्यादा चीजों का रिवीजन का एक ही तरीका है, वो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपनी आंखों के सामने से निकालना। स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए चीजों को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है। विलक्षण है क्योंकि आश्रित है किस पर? अपनी संस्कृति पर आश्रित है, इसलिए वो विलक्षण है, अपनी संस्कृति पर आश्रित है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोदा गया स्थल जो था वो था हड़प्पा, इसीलिए इस संस्कृति का नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम पड़ा? हड़प्पा सभ्यता पड़ा। नेक्स्ट, एक वर्ड आता है मृतकों का टीला, किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आदि ऐतिहासिक काल मतलब ऐसी सभ्यता जिसमें लिपि तो मिली लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, वो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का नाम था वेस्तुफ्रदम या फिर गोमूत्रिका या फिर हलावर्त। उसे पढ़ा नहीं जा सका लेकिन लिपि थी, इसलिए उसे आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? गैर आर्य इसलिए थी क्योंकि यह नगरीकृत सभ्यता थी, प्रथम नगरीकृत सभ्यता बोला जाता है। लेकिन आर्य क्या थे? आर्य प्रथम ग्रामीण सभ्यता थी, इसीलिए आर्यों से अलग थी। आर्य शब्द का अर्थ होता है कुलीन या फिर श्रेष्ठ कुल के लोग। आर्य सबसे पहले सिंधु घाटी, सिंधु नदी के आसपास आकर बसे। आर्य जो है भारत में खैबर पास से होकर आए थे, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखी जाने के महत्वपूर्ण कारण क्या है? क्योंकि इनके चित्रित मृत भांड, इनके पास मृत भांड थे। मृत भांड मतलब मिट्टी के बर्तन थे जिन पर गुलाबी अथवा लाल रंग के लेप किया जाता था। यह खास विशेषता थी किसको लेकर? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लेकर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। आर्य शब्द का अर्थ इंगित करता है, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ कुल वाले या फिर उच्च कुल के लोग, इन्हें आर्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो मैंने बताया ना, एक उत्तम व्यक्ति को आर्य बोला जाता है ना, एक उत्तम व्यक्ति को आर्य बोला जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में हमारे पास 10 मंडल, 1028 सूक्तियां और 10,562 श्लोक हैं। इसके अलावा ऋग्वेद जो है ये प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना पर आधारित है। यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, इसे इसलिए चंपू शैली में लिखे जाने का उद्देश्य प्राप्त है। यजुर्वेद को लेकर बात करें तो इसमें यज्ञ हवन कर्मकांड देखने को मिलते हैं। सामवेद जो है वो संगीत को समर्पित है, इसलिए इसे संगीत का आदिम ग्रंथ कहा जाता है और इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। जबकि बात करें अथर्ववेद को लेकर तो अथर्ववेद जो है ये सबसे नया वेद है और इसमें हमें जादू टोना टोटका आदि चीजें देखने को मिलती हैं। और वेद त्रयी के अंतर्गत 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट। वेद त्रयी में वेद त्रयी क्या है? तो त्रयी जो है वो 3 वेदों का समूह है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में ऋग्वेद में देखने को मिलता है? तो आंसर होगा ऋग्वेद। किसमें? ऋग्वेद में है। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की मां जो है वो किससे थी? कोलिय वंश से संबंधित थी, जबकि गौतम बुद्ध के पिता शाक्य वंश से संबंधित है, इसलिए गौतम बुद्ध का जो वंश है वो शाक्य वंश माना जाता है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम तो क्या था? सिद्धार्थ था और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 6 वर्षों के बाद यानी 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन। तभी इनका नाम पड़ा गौतम बुद्ध। इनकी माता का नाम था महामाया, इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, इनके पुत्र का नाम था राहुल और इनके चचेरे भाई यानी इनके कजिन का नाम था देवदत्त। ठीक है, यह भी आप याद रखेंगे। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधना। नेक्स्ट है, बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ को ही मृगदाव और ऋषि पत्तन के रूप में ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो बुद्ध को क्या कहा जाता है? प्रछन्न बुद्ध। क्या बोला जाता है? प्रछन्न बौद्ध भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, ऐसा हमें भीतरी अभिलेख से उल्लेख देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो यह भीतरी अभिलेख जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश से मिला है। कहां से? गाजीपुर उत्तर प्रदेश से मिला है।
गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? देखो, हुणों का आक्रमण हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। प्रशासन का सामंतीय ढांचा था, बिल्कुल सही बात है। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म में स्वीकार करना, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इनके समय पर आर्यों का, अरबों का कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था, यह बात गलत है। कोई भी अरबों का आक्रमण इनके समय पर नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास, शक विजेता किसे कहा जाता है? तो शक विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त सेकंड को। चंद्रगुप्त सेकंड को ही कहा जाता है विक्रमादित्य। इसी के द्वारा चांदी के सिक्के भारत में सबसे पहले लागू किए गए थे और इसी ने ही सबसे पहले शकों को हराया था, इसीलिए सकारी, देवराज, देव इंद्र आदि उपाधियां भी धारण की थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त सेकंड। यहां पर एक वर्ड है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है और प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है वो समुद्रगुप्त से है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रसिद्ध चीन यात्री फाइयान किसके शासनकाल में आया था? तो फाइयान चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था, जबकि ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय पर आया था। इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रभावती गुप्त जो है उदयगिरी गुफा का अभिलेख इनसे नहीं मिला है, बाकी सभी सही है आपके सामने जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अब आपको समझाना है क्या है हमारे पास। सबसे पहला चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो है ना, रानियां, चंद्रगुप्त की रानी का क्या नाम था? कुमार देवी, ठीक है। जबकि समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? दत्त देवी, है ना। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था हमारे पास? कुबेरनाग। और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था अनंत देवी। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट होगा। नेक्स्ट, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? यह था ताम्रलिप्ति पत्तन। कौन सा था? ताम्रलिप्ति। वेस्ट बंगाल के पास पड़ता ताम्रलिप्ति पोर्ट। गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का। गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 1206 से लेकर 1210 के बीच रहा। चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय इसकी डेथ हो गई। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, लेकिन इसके बाद एक व्यक्ति आता इल्तुतमिश, इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया, इसीलिए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास, अढ़ाई दिन का झोपड़ा है क्या? अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है, जो कि एक मस्जिद है और इसका निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था और एक मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। मैंने आपको बताया था पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। नेक्स्ट है हमारे पास 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बिहार देखो, दानापुर में भी रहा, पटना में भी रहा, आरा में भी रहा, मुजफ्फरपुर में भी रहा, लेकिन मुंगेर में इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं रहा। तो आंसर होगा ओनली 5। ओनली 5 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मुंगेर में इसका प्रभाव नहीं था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? क्योंकि इसमें पढ़े लिखे और उच्च वर्ग का योगदान नहीं था। तो आप कहेंगे किसी सामान्य योजना और केंद्रीकरण संगठन की कमी और उच्च वर्ग का कोई भी योगदान नहीं था और केंद्रीकरण नहीं था, सब अपने अपने मन की कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? भारत का आर्थिक शोषण नहीं, सैनिक असंतोष, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, चर्बी लगे कारतूस तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सेनाओं की भर्ती अधिकांशतः किन क्षेत्रों से की जानी शुरू की गई? उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी क्षेत्रों से भर्ती की जाने लगी, उसके बाद और जगह से बंद कर दी गई। 1800 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति मेरठ से, मई में मेरठ से प्रारंभ होती है 1857 की क्रांति। कुंवर सिंह जगदीशपुर से कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858 को। 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए। इनमें से किस ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहिब ने कानपुर से, बिल्कुल सही बात है। बेगम हजरत महल लखनऊ से, बिल्कुल ठीक बात है। मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से, बिल्कुल ठीक बात है। इन सभी ने भाग लिया था 1857 की क्रांति में, इन सभी व्यक्तियों ने। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? ऐसा कहा गया था एसएन सेन के द्वारा। किसके द्वारा? एसएन सेन के द्वारा ऐसा कहा गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सही नहीं है? तो यह हर जगह शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा उत्साहपूर्वक समर्थित किया गया, इन्हीं का तो समर्थन नहीं था 1857 की क्रांति में, वरना बात ही क्या थी? यही कथन गलत है। नाना साहिब जो 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे, वो कौन थे? वो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, है ना। कौन थे? दत्तक पुत्र थे, आप याद रखेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? कैनिंग इस समय पर भारत का गवर्नर था, कैनिंग। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसके द्वारा बनाया गया था आपातकालीन मुख्यालय? कैनिंग के द्वारा आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया, क्योंकि इसी समय पर यही गवर्नर जनरल था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया? तो ये कैनिंग के द्वारा ही सुनाया गया था, जो इस समय पर गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की घटना के बारे में यह किसने कहा था? यह एक सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था, ऐसा कहा था स्टेनले वेलपोर्ट के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? वो कौन थे? वो थे तात्या टोपे। किसके सर पर था? तात्या टोपे के सर पर था। निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई? यह कौन सी नीति थी? उन्होंने कहा भारतीय राज्यों की स्थिति यथावत रखी जाएगी, यथावत रखी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? परिणाम कौन सा नहीं था? इसके कारण ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, यह कोई कारण नहीं था। बाकी सभी कारण तो कोई ईसाई धर्म का प्रचार नहीं हुआ। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, आनंद मठ में, पुस्तक इनकी आनंद मठ। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। वेलुपंथी किससे संबंधित है? केरला स्टेट से, केरल स्टेट से संबंधित है। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका? गारो का। पागलपंथी गारो जनजाति का विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने यह नारा दिया, सब भूमि का मालिक ईश्वर है? यह था बंगाल का फैराजी विद्रोह, इसी ने कहा था सब भूमि ईश्वर का गिफ्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र से घटित हुई? भील विद्रोह का संबंध महाराष्ट्र से है, भील विद्रोह का संबंध। नेक्स्ट, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था? यह था खासी। कौन सा था? खासी सबसे पहला समूह था जिन्होंने विद्रोह किया। कोल विद्रोह लोगों से संबंधित था। कोल कहां से? कोल छोटा नागपुर पठार से संबंधित था, कोल विद्रोह। किसने 1840 ईस्वी में करीब कूका आंदोलन आरंभ किया था? तो यह किया गया था भगत जवाहर मल के द्वारा, कूका आंदोलन, भगत जवाहर मल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? कोल्हापुर। कोल्हापुर गडकरी विद्रोह का केंद्र था। संताल विद्रोह के संबंध में दामिन ए कोहो का क्या अर्थ था? दामिन ए कोहो का अर्थ था, का क्या अर्थ है? राजमहल, पहाड़ियों के पास की जमीन, दामिन ए कोहो। नेक्स्ट, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? यह था अल्लूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट, मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा थे मुंडा विद्रोह के नेता। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची, झारखंड, रांची, झारखंड। जियात्रंग आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? मणिपुर से। कहां से प्रारंभ हुआ था? मणिपुर से प्रारंभ हुआ था। 1809 में राजा राममोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी है? फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1875 में इसकी स्थापना की गई, 1875 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई, यह बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कहां पर हुई थी? नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी, नागपुर में। नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खां के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सर सैयद अहमद खां, उनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने कुरान पर टीका लिखा और विज्ञान को बढ़ावा दिया, बिल्कुल ठीक बात है। यानी दोनों कथन सही है, दोनों ही कथन एकदम से करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किए जाना है। यह कथन किसका था? यह कथन था स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। क्लियर है? नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए और कारण ए और 2 को मिलाइए। आर्य समाज आंदोलन में हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, बिल्कुल ठीक बात है। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति के श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया, यह बात गलत है, यह बात गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? यह है बहावी आंदोलन। कौन सा? बहावी आंदोलन को जाना जाता है। इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? 1833 में हुई थी, इंग्लैंड में, यही इनकी समाधि भी है। नेक्स्ट, विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली? 1856 में मिली।
और किसके द्वारा मिली ये मैं बताता हूं। निम्नलिखित में से किस एक ने ईश्वरचंद विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था, विधवा विवाह से संबंध था ईश्वरचंद विद्यासागर का, जो 1856 में मिला। किसके प्रयत्नों का फल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट, ये किसका था? ईश्वरचंद विद्यासागर का प्रयास था। निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? विलियम जोन्स के द्वारा की गई। विलियम जोन्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। और भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर अधिवेशन। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस की पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी हमारे पास कौन? सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर अधिवेशन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। तो यह है कथन कर्जन के थे। किसके थे? कर्जन के। कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? इसका अस्तित्व समाप्त करना। इसका अस्तित्व समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? स्वराज। स्वराज इसका मुख्य लक्ष्य था, स्वराज। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्थान कहा है? बी.सी. पॉल ने। बी.सी. पॉल ने कहा है। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन की 3 दिवसीय तमाशा कहा था? ये थे अश्वनी कुमार दत्त। 3 दिवसीय तमाशा कहा था अश्वनी कुमार दत्त ने। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन था? भगत सिंह थे प्रारंभिक सदस्य, भगत सिंह। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? कर्जन। 1905 में क्या किया गया था? जिसके समय पर स्वदेशी आंदोलन चला था। इसके अलावा यह खत्म किया गया था 1911-12 में। नेक्स्ट, कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया और यह खत्म कब हुआ? 1911-12 में। 12 में खत्म हुआ। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बंगभंग आंदोलन के लिए उकसाया? कर्जन ने उकसाया था बंगभंग आंदोलन के लिए। नेक्स्ट, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया। कृष्ण कुमार मित्र। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो कौन व्यक्ति थे? वो थे हमारे पास सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था? तो 1905 के बंगाल विभाजन के समय गाया गया था वंदे मातरम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में प्रयोग किया गया? बंगाल विभाजन 1905। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान, ये तो कई बार क्वेश्चन आ गया भाई। हाँ, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ये थे सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा ने। निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी समर्थक थे? अरविंदो घोष स्वदेशी समर्थक थे इन सभी में से। नेक्स्ट, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदंबरम पिल्ले के द्वारा मद्रास में किया गया था। यह आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी मुझे होमवर्क में करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया? उम्मीद मैं ये करता हूं कि मैंने आपको आने 10-15 मिनट में 100+ क्वेश्चन कवर कराई और एक तरीके से आप जैसे बैठे हो, बस में जा रहे हो रिवीजन कर लिया, ट्रेन में जा रहे रिवीजन कर लिया, लाइब्रेरी में बैठे रिवीजन कर लिया, तो आपको पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस आ गया कि हमने पूरी चीज का रिवीजन कर लिया। इसके अलावा आप कंप्लीट अगर नोट्स चाहते हो 12,000 क्वेश्चन के, तो आप 98976251 और 65 इस नंबर पर मैसेज करना। नोट्स पेड है, यहां पर आपको कंप्लीट 12,000 क्वेश्चन का रिवीजन नोट्स मिल जाएगा, बेहतरीन और एकदम टॉप क्लास नोट्स होगा जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी का काम है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।